नमस्कार। मेरे सभी प्यारे छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजन मौर्य इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चूँकि इसमें कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है, और इसी के कारण जो है सरकार ने आदेश भी दे रखा है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है, कोचिंग संस्थान या कॉलेज स्कूल सब जो है बंद है। तो कोचिंग स्कूल बंद होने के कारण चूँकि पढ़ाई कर पाना घर पे दिक्कत हो रहा है सभी लोगों के लिए, तो आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने जो है अपनी तैयारी कर रखी है कि आप लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जाए। और इस प्लेटफॉर्म में मैं एक तरह से मैनेजर के तौर पे हूँ और मेरे साथी सहयोगी भी हैं, कई टीचर हैं, 2-3 लोग। तो हम लोग आपस में मिल करके जो है आप लोग को हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और जब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं, जो चीज़ हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, कोचिंग संस्थान स्कूल पढ़ते, वही चीज़ हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बल्कि वहाँ से आप कुछ बेहतर ही यहाँ पे पाएंगे। जो चीज़ मैं क्लास में पढ़ाया था पिछली बार, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो लोग नए हैं वो नहीं जानते, जितने पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं कि मैंने किस प्रकार से पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं स्कूल वगैरह में संस्थान में जो है कुछ प्रिंट आउट्स नोट्स भी दिया करता था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे जारी रहेगी, बल्कि यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बेहतर व्यवस्था मैंने कर दिया है। आपको मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊँगा, पर डे 1 लेक्चर मिलेगा, यानी लाइव मैं आपके बीच में आके पढ़ाऊँगा डेली। टाइम टेबल मैंने सेट कर दिया, उस टाइम टेबल पे आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल उसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, हालांकि 11th में बोर्ड तो नहीं होता है, लेकिन एनुअल एग्ज़ाम होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को मैं चैप्टर ख़त्म होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने NCERT क्वेश्चन आंसर होंगे सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और फिर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस शीट बनाऊंगा, वो आपको भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को चेक करेंगे कि हाँ, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, तो इस चैप्टर से मुझे कितना सीख मिला, मैंने क्या सीखा, वो प्रैक्टिस सेट आप अपने से करेंगे। और उसके बाद फिर मैं उस चैप्टर का 2-3, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो उसके 2-3 दिन बाद मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। जैसा कि मैं जब घर में था, लॉकडाउन का समय था, घर पे अपने था, तो मैंने बीच में 2-3 ऑनलाइन टेस्ट लिए थे आप सबके, तो वहाँ पे मैंने केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, मल्टीपल, सही प्रकार के मैं क्वेश्चन बनाऊँगा और आपको ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे और अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन पढ़िए। अभी तो मैं फिलहाल डेमो दे रहा हूँ, ये वीडियो फ्री है, आप 1-2 वीडियो फ्री देखिए, पढ़िए, सोचिए कि यहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स आप दीजिए। कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, बताइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते थे, मैं साइंस पढ़ाता था क्लास 10th में। अब चूँकि 11th में एक अलग से सब्जेक्ट बन जाती है, क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक ही साथ पढ़ लिया जाता है, लेकिन अब 11th में फिजिक्स अलग एक सब्जेक्ट, बायो एक अलग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट। तो मैं आपको 11th में, यानी 11th CBSE में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज यानी हम लोग अपना पहला लेक्चर दे रहे हैं, हम लोग पहला अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप पढ़ते समय कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। सारी चीज़ें जिस तरह से मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊँगा ना, उसको आप नोट करते जाइएगा, नोट्स तैयार करते जाइएगा। और जब चैप्टर खत्म होगा ना, आप खुद देखेंगे, और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका वो नोट्स अन्य शिक्षण संस्थानों की तुलना में सबसे बेहतर होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, आप बिल्कुल मुझसे बिना किसी संदेह के, किसी संकोच के संपर्क करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो इंटर में है ना, ये 2 पार्ट में बटी होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज जो मैं लेक्चर दूंगा ना, ये पार्ट 1, यानी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं तो बस आपका पहला चैप्टर शुरू कर दें, हाँ फला चैप्टर का नाम ये है, फटाफट चलिए हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करें। नहीं, जब हम कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको उसका बेस पढ़ना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ आई कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। जैसे घर बनता है, नींव बनती है, उसका पिलर बनता है, पहले अंदर ज़मीन में उसकी नींव रखी जाती है। ठीक उसी प्रकार से ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ने जाए ना, तो उसका पहले हमें बेस पढ़ना पड़ेगा। तो यानी हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पहले फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स होता क्या है, कैसे फिजिक्स का डेरिवेशन हुआ, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का खोज किसने किया, उसका नाम किसने दिया, इन सारी चीज़ों को पहले हम जानेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ना कि सिलेबस में हमारे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हम टॉपिक को तभी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब हमारे दिमाग में वो सिलेबस होगा। पता चले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाँ फला टॉपिक सर जी पढ़ा रहे हैं और हमको पता नहीं है कि किस चैप्टर का है, कौन सी टॉपिक है, क्या समझ में आएगा भाई आपको? सबसे पहले आप सिलेबस जानिए ना, सिलेबस क्या है, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। और जो टॉपिक मैंने बोल दिया कि हाँ मैं आज एल्कोहल पढ़ाऊँगा, तो एल्कोहल में जब मैं बताऊँगा कि एल्कोहल में ये चीज़ें होती हैं, तब आप जानेंगे हाँ सर जी एल्कोहल पढ़ाने वाले हैं, मतलब ये चीज़ मुझे उसमें पढ़ना है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना। सबसे पहले हमको सिलेबस जानना पड़ेगा और सिलेबस के बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक क्रमवाइज सीरियल तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी दिमाग में मत सोचिए कि नहीं हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बल्कि ऑफलाइन से भी बेहतर पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़िए, देखिए, खुद जज करिए कि क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दी जा रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों से भी बेहतर मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो जैसा कि हम अभी बताया कि पिछली क्लास में हम लोग साइंस पढ़े थे 10th में, तो फिजिक्स साइंस में ही 10th साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ लिए थे। यानी हम कह सकते हैं जो फिजिक्स है वो एक साइंस की एक ब्रांच है। साइंस के अंतर्गत ही क्या आती है, फिजिक्स आती है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स वर्ड आया कैसे, फिजिक्स के पहले क्या नाम था, फिजिक्स की पुरानी जो मतलब डेफिनेशन थी या फिजिक्स का पुराना नाम क्या था, पहले फिजिक्स को क्या बोलते थे, आइए हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिका से मिलकर बना है। यह एक ग्रीक वर्ड है, कहाँ का है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड कहाँ का है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिका। और इस जो फ्यूसिका की मीनिंग होती है ना वो होता है नेचर। नेचर को हिंदी में बोलते हैं चरित्र या व्यवहार, चरित्र या व्यवहार। अच्छा, नेचर का मतलब क्या होता है, कैसा रहना है, कैसा रहन सहन है, कैसा व्यवहार है। या नेचर मतलब प्रकृति, वायुमंडल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। मतलब फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है ना, जो चीज आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपके दैनिक जीवन में होती रहती है, बशर्ते आप उस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं इस पर लिख रहा हूँ ना, मैं मार्कर चला रहा हूँ ना, और मार्कर इस पर चला रहा हूँ तो इस पर चरित्र मैंने लिख दिया, नेचर मैंने लिख दिया। क्यों लिखाया, ये क्या कारण है इसके पीछे, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। फिजिक्स का कोई नियम है, कोई रूल है, कोई टॉपिक है जिसके अंतर्गत ये लिखा रहा है। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेज हो गया ना, क्या कारण है भाई, यहाँ पे कोई नियम है, कोई टॉपिक, कोई थ्योरी है। तो यानी फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं ना वो सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में इन्वॉल्व होती हैं, दैनिक जीवन में, और इसीलिए हमको बोलते हैं नेचर, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। आई बात समझ में। यानी जो फिजिक्स है उसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ था, फ्यूसिका वर्ड से। और फ्यूसिका वर्ड कहाँ का है, ग्रीक वर्ड है, जिसकी मीनिंग नेचर होती है, प्रकृति या चरित्र भी होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होगा, प्रकृति, यानी वायुमंडल में क्या क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, अब बात करेंगे कि अगर फ्यूसिका से फिजिक्स बना तो किसी ने बनाया होगा भैया, ऐसे थोड़े बन गया। तो किसने बनाया, तो फिजिक्स नाम देने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अरिस्टोटल। कुछ लोग अरिस्टोटले पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ लोग अरस्तु बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अरिस्टोटल वो थे जिन्होंने फ्यूसिका को किसने कन्वर्ट कर दिया, फिजिक्स में। और फिजिक्स को जो है हिंदी में बोलते हैं ना भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत, आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही है, दैट इज भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। तो अभी हमने जाना कि फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी फ्यूसिका वर्ड से फिजिक्स बना है। फिजिक्स नामकरण किसने किया था, अरिस्टोटल ने किया था। अच्छा, अब ये फिजिक्स का मतलब क्या, फ्यूसिका का मतलब क्या होता है, नेचर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फिजिक्स नाम दिया गया तो फिजिक्स का पहले भी तो कोई नाम रहा होगा ना, ये तो बाद में नाम दिया गया ना। तो पहले क्या नाम था, तो देखिए जो इसका ओल्ड नेम था ना फिजिक्स का जो ओल्ड नेम था वो था नेचर साइंस या नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है ना। प्राकृतिक विज्ञान मतलब प्रकृति में जितनी घटनाएं हो रही है ना
उसी चीज़ का जो हम स्टडी करते थे ना, जो अध्ययन करते हैं ना, प्रकृति, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे डेली रूटीन में, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, उन सब घटनाओं का जब हम स्टडी करते थे, उन सब इवेंट्स का जब हम स्टडी करेंगे ना, तो उसी को हम बोलते थे नेचुरल साइंस। और इसी नेचुरल साइंस से नेचर वर्ड मिला, और नेचर की मीनिंग फ्यूसिका होती थी। फ्यूसिका कहाँ का ग्रीक वर्ड था, और बाद में अरिस्टोटल ने इसका नाम बदल करके फिजिक्स रख दिया। यानी द डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स, द डिस्कवरी ऑफ वर्ड फिजिक्स वाज डन बाय अरिस्टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ पे, कोई परेशानी होगी, आप हमसे बिल्कुल बिना किसी संदेह के, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बात, समस्या लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ फिर से बताइए। मैं 1 बार 2 बार 3 बार बताऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे कोई चीज़ ना, मैं हो सकता अगले क्लास में बताऊंगा, अगले क्लास में नहीं हो सकता मैं आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपको बता दूँ। मतलब आपको जो भी समस्या रहेगी ना, सारी समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। आप ये मत सोचिएगा नहीं सर यहाँ से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, घर पे बैठ पढ़ रहे हैं, हमारे उनके बीच कोई समझ नहीं। भैया, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल सेवा है सब कुछ। हम लोग बिल्कुल वीडियो के माध्यम जुड़ सकते हैं, हम आपको वीडियो से समझा देंगे, आप बिल्कुल निसंदेह रहिएगा। हम आपकी मेहनत, हम आपके लिए मतलब तैयारी करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक ना। तो हमने फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि फिजिक्स की कैसे डेरिवेशन हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फिजिक्स कहते किसे हैं। ठीक है, मैंने इसका ओल्ड नेम बता दिया। इसका ओल्ड नेम क्या था? नेचुरल साइंस। ठीक है, फिजिक्स का जो ओल्ड नेम यानी पुराना नाम था वो था नेचुरल साइंस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना कि फिजिक्स का फादर और मदर किसे कहते हैं। तो देखिए, मदर में तो एक ही नाम कन्फर्म है, मैडम क्यूरी। ठीक है, जो फिजिक्स में मदर है वो है मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। तो चूंकि मैडम हम लोग नहीं ज़्यादातर से यूज करते हैं, इसलिए मैडम क्यूरी लिखते हैं, मैडम मैरी क्यूरी। और जो फादर में है, तो फादर में इसमें 2-3 लोग आते हैं, किसी एक लोग का स्पेसिफिक नाम करना उचित है, क्योंकि जो फिजिक्स में ना 2-3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने आपस में मिल करके टीम वर्क किया था, और काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करने के बाद लास्ट में जो है उन्होंने फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स दिए थे, नियम दिए थे जिनके अच्छा, फादर क्यों कहेंगे? क्योंकि जो उनके रूल्स हैं ना, वो बेस है, वो नींव है किसकी? फिजिक्स की। यानी फिजिक्स में उन नियमों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, उस नियम के ऊपर जो है और कई नियम बनाए गए हैं, तो इसीलिए जो हम उनको फादर बोलते हैं, उनको मतलब मुखिया मानते हैं। ठीक है ना, जैसे घर में जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है हम बोलते हैं ना ये पेरेंट्स है, मतलब फादर है, पिता है, जिन्होंने जन्म दिया। आई बात समझ में? तो देखिए, इसमें 2-3 लोगों का नाम आता है, जैसे न्यूटन हो गए। ठीक है, अच्छा, न्यूटन के बाद इसमें गैलीलियो भी आते हैं। न्यूटन के बाद गैलीलियो हो गए, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो हो गए। अच्छा, गैलीलियो के बाद एक और आते हैं, आइंस्टीन। सॉरी, ये सही है, नहीं सही मैंने सही लिखा था, EI ना, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। ठीक ना, EINS, आइंस्टीन। ठीक है, ये 3 लोग मुख्य रूप से जो थे, इन्होंने साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में मेहनत किया था, इस वजह से जो है इन लोगों को फादर बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स। और मदर मैडम मैरी क्यूरी। मैडम नहीं आप लिखेंगे, केवल मैडम क्यूरी तभी चलेगा, मैरी क्यूरी भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बेसिक इसके बारे में जान लिया। अब आइए हम लोग जान लेते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, यानी फिजिक्स होता क्या है। ठीक ना, तो मैंने अभी बताया ना कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी यह एक साइंस की क्या है? साइंस की ब्रांच है। अब साइंस की ब्रांच है भैया, तो इसमें तो कुछ होता होगा ना, किस चीज़ का अध्ययन स्टडी किया जाता होगा ना, किस चीज़ का स्टडी किया जाता है? मैंने तो आप ये भी ना नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल फिनोमेना में क्या होती है? सारी चीज़ हमारे पास, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, हीट हो गया, लाइट हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए उजाला दिख रहा है, मेरा चेहरा है, या फिर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ आपको वीडियो में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? लाइट है, ट्रेवल कर रही हैं, वेव्स जा रही हैं, साउंड मेरी जा रही है। क्यों जा रही है? इन सब चीज़ों में फिजिक्स इन्वॉल्व है भैया। इस सब घटनाओं में, इन सब इवेंट में कौन आता है? फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी जब सारी चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं सब के सब फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मैं इसकी एक काफ़ी छोटी सी और सटीक डेफिनेशन लिखता हूँ कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी किसके बारे में पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस।
सॉरी नेचुरल फोर्सेस, वी स्टडी अबाउट नेचुरल फोर्सेस, ठीक ना। टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टेम्प लिख करके ऊपर मैंने आर बना दिया, वो टेम्परेचर, ठीक ना, आप समझ जाइएगा। फिर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक ना। उसके बाद हीट, है ना, लाइट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी, ETC। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फिजिक्स is a branch of science in which we study about natural forces, temperature, pressure, heat, light, electricity, etc. यानी हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेचुरल फोर्सेस, जैसे फोर्स आप लोग देखते हो ना, किसी चीज़ को हमने धक्का दिया, चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स किस प्रकार से काम करते हैं, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार का फोर्स, जब इन सारी चीज़ों को ना हम चैप्टर में अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हीट भी पढ़ना है, प्रेशर भी पढ़ना है, टेम्परेचर भी पढ़ना है, लाइट आपने पिछले क्लास में 10th में थोड़ा पढ़ा भी है, लेकिन 11th में काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए ना कि जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, जैसे क्लास 10th में अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था ना, अगर वही चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड गलती से मान लीजिए 11th में भी रहता, हालांकि है तो नहीं, लेकिन अगर रहता ना तो आप उसके अंदर डीप जाके पढ़ेंगे। यानी अब आपको अंदर डीपली जाना है, चीज़ें वही पढ़ेंगे लेकिन उसकी गहराई तक जाएंगे। मतलब आपने पहले तैरना शुरू किया, ऊपर ऊपर आपने थोड़ा सा तैर लिया, अब आप अंदर अंदर तैरेंगे, यानी उस चीज़ों के अंदर डीपली जाएंगे। और डीपली जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और जब आप हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका ना, तो आप उस चीज़ों को बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का जिम्मेदारी हमारा है, मैं, मेरी टीम में 2-3 लोग और हैं। और आप सबको इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा, और मैथ भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, और फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको चलेंगी। कॉमर्स भी मिलेगा, जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे कॉमर्स भी बताइएगा। मैं सर से मैं कांटेक्ट किया हूँ, अभी संपर्क हो नहीं पाया है, लेकिन वो आ जाएंगे तो मैं सर से भी बोलूँगा कि वो भी कॉमर्स पढ़ाएं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आप लोग को मिलेंगी। डेली जो टाइम टेबल बना है, टाइम टेबल में डेली आपका क्लास चलेगा। और आप ये भी मत सोचिएगा ना कि जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पे चल रहा, नहीं, ये यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन में खुलेगा, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है। आप मेरा चैनल जानते होंगे ना, जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो जान जाएं। साइंस विथ राजन मौर्य, साइंस विथ राजन मौर्य, साइंस विथ राजन मौर्य, ठीक है। आप इस चैनल पे जाकर के ना सर्च करके, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाया है, 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक की चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये आज की खैर वीडियो प्रमोशनल वीडियो है, डेमो वीडियो है, फ्री है, इसलिए हो सकता है आपको दिखे। अगर मैं सिक्योरिटी वहाँ पे हटा दूंगा तो दिखेगा, ठीक है, नहीं हटाऊंगा तो नहीं दिखेगा, तो हो सकता है आपको दिखे। लेकिन इसके बाद 2-3 दिन वीडियो, जब 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी डेमो क्लास चल रहा है, लेकिन डेमो क्लास जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की जो वीडियोज़ होंगी वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। उसके लिए फिर आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। मैंने सभी बच्चों को बता भी दिया है, जिनको किसी प्रकार की समस्या होगी वो बच्चे हमसे मिल सकते हैं आकर के, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी वो हमसे पर्सनली आकर के मिल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है ना अपने कंटेंट सिलेबस को जानेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और क्योंकि सिलेबस जब हमारे दिमाग पे रहेगा तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, और आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाते रहेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, नोट्स देते रहेंगे, हैंड रिटेन नोट रहेगा, PDF मिलेगा। और आप लोग पुराने जो स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, मैं क्लास में भी रहता था तो आपको प्रिंट आउट दिया करता था, कोई पिक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट रहती थी, फिगर रहता था, तो वही आप लोग को भेज दिया जाता था। तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। बस केवल आपको करना क्या है, मेहनत से घर पे रहना है। जब भी वीडियो क्लास जब स्टार्ट होता है तो वीडियो देखते रहिए, अपना नोट्स लेके बैठिए। और मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि आप आसानी से जो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए मीडियम में बनाऊँ, बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं चल रहा हूँ। आप उसका नोट्स बनाते जाइए, चैप्टर खत्म होगा ना, आप खुद देखेंगे कितना अच्छा नोट तैयार हुआ है। और कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या के लिए बिना किसी संदेह के संपर्क करिएगा। तो आइए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे
अपनी कंटेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो सिलेबस हमें पढ़ना है, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना, मतलब भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की क्या है। तो इन सब चीज़ों को मैंने बता दिया आपको अलग से। मैंने बताया ना बेस जानना जरूरी है, तो मैंने बेस आपको समझा दिया, स्टडी करा दिया। ठीक है, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो कंटेंट हमारा फिजिकल वर्ल्ड में, देखिए कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स और डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा जो आपका सिलेबस कंटेंट में है उसमें इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूजेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ फिजिकल लॉज पढ़ेंगे, फिजिकल लॉज पढ़ेंगे, यानी कुछ जो नियम दिए होंगे, यानी नेचर में कौन कौन से नियम है, वो कौन कौन से रूल है जिनका हम डेली अपनी लाइफ में, दैनिक जीवन में उसका यूजेस करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में, यानी फिजिकल वर्ल्ड में ही मैं बता रहा हूँ, लास्ट में फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, तो फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे। और फंडामेंटल फोर्सेस में उसके बाद हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। ठीक है, यानी इसको टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस एंड देन टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमको पहले चैप्टर में पढ़नी है। तो मैं अभी आज केवल बस आपको समझा रहा हूँ क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है ना, अगली वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को चैप्टर वाइज और हेडिंग वाइज अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, नोट्स मिलता जाएगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। और चलिए दूसरा चैप्टर देखिए क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी जो दूसरी यूनिट आपकी है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, किसी का मात्रक निकालना, SI सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, या PS सिस्टम होता है, फिर एक CGS सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा केवल हमें जानना है, लेकिन ज़्यादातर से जो हमें स्टडी करना है ना वो SI सिस्टम पे करना है। ठीक है, तो आइए देखिए हम यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट्स और मेजरमेंट में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे SI यूनिट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो SI यूनिट पढ़ेंगे कि SI यूनिट क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद SI यूनिट्स के बाद हम इसमें पढ़ेंगे जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हो गई लेंथ, हो गई लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक ना, उसके बाद डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी अध्ययन करेंगे। हाँ देखिए, टाइम भी हो गया, ठीक ना, टाइम जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन सब चीज़ों के टाइम का मतलब, टाइम के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इनकी SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, SI यूनिट क्या होती है। और अब आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, जैसे हम आपको टाइम बोले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ टाइम यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब जैसे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। तो अब जो आपको चीज़ें मिलेंगी ना वो मिलेंगी एक्यूरेसी। देखिए क्या है, एक्यूरेसी एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड एरर्स। तो आइए हम लोग जो है ना जानते हैं एक्यूरेसी एरर क्या था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, और मान लीजिए हमारे पास जैसे वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुने होंगे, स्क्रू गेज का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स में जैसे कोई रेडियस निकालनी हो या किसी की मोटाई यानी विड्थ वगैरह निकालनी हो, तो वो सब चीज़ हम लोग निकालते थे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, अब वर्नियर कैलिपर्स से हम मान लीजिए किसी की रेडियस निकाल रहे हैं या उसका डायमीटर निकाल रहे हैं, तो जब डायमीटर निकालेंगे तो वो कितना एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। जैसे थर्मामीटर है हमारे पास, मान लीजिए थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो वो कितना एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। अगर वो एकदम सही होगा तो एक्यूरेट वैल्यू देगा, और मान लीजिए उसमें कोई गलती है, कुछ खराबियां आ गई हैं, वर्नियर कैलिपर्स में थोड़ा कमियां आ गई, उसकी चूड़ी मिस हो गई है, ख़राब हो गया है, तो जब हम उससे कोई चीज़ नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो रेडियस हो, डायमेंशन हो, तो वो चीज़ जो है ना वो सही वैल्यू नहीं देगा। तब वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएंगे। तो उन एरर्स को हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, हम उन सबको किस प्रकार से हटाएंगे कि सही रीडिंग हमें कैसे मिले। यानी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो ख़राब है, उसमें कोई कमी है,
लेकिन हम जब कोई वैल्यू उससे निकालेंगे, कोई रीडिंग निकालेंगे, तो वो वैल्यू में कमी आएगी। तो उस कमी को हम कैसे सही कर लेंगे, इन सब चीज़ों को उसमें पढ़ेंगे। यानी एक्यूरेसी एंड एरर, कितना एक्यूरेट वैल्यू देगा, और अगर गलती करता है, एरर करता है, तो उस एरर को हम कैसे दूर करेंगे। ये भी किस में पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट में। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ना डायमेंशंस। जैसे डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। और फिर इसके एप्लीकेशन, डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब जानते हैं ना, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके क्या यूज है, उसके माध्यम से वो और क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं, तो वो चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के अंतर्गत। यानी और ये तीनों चीज़ इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्यूरेसी, एरर, फिर डायमेंशन और फिर इसका एप्लीकेशन। ये तीन चीज़ जो है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसी पे आपको फोकस करना है। ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 9th में, 8th में, 6th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस चीज़ को हम फिर से पढ़ाएंगे, उसको पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, ठीक है, यानी फिर से रिवाइज करेंगे। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको एनुअल एग्जाम या फेल एग्जाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे बन के आता है, ठीक ना। और ये चीज़ जब आप पढ़ लेंगे ना, तो आगे के हायर कंपटीशंस में भी काम आता है। फिर क्लास 12th में जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो इसका यूज़ वहाँ पे होता है, क्योंकि 11th आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है तो मतलब आपको एग्जाम नहीं, एग्जाम तो आपको देना ही देना है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, स्कूल पर होगा एग्जाम, या कहीं भी एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ेंगे ना, उस चीज़ का यूज़ नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, उसका यूज़ आपको मिलेगा। क्लास 10th आपने पढ़ा है ना, क्लास 10th से रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 10th नहीं पढ़ा और सीधे 11th में पढ़ने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जो चीज़ हम पीछे पढ़ चुके होते हैं ना, उसकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो यानी इन सब चीज़ों पे हमको अच्छे से फोकस करना रहेगा। तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ना आसानी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, इतना अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ऐसा आप लोग को ऑफलाइन क्लास में भी नहीं दिया गया रहेगा। तो आगे देखिए, तीसरी जो हमारी टॉपिक है, यानी तीसरी जो यूनिट है, वो यूनिट क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति। जैसे हम लोग नॉर्मली बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक वगैरह चलते हैं, तो कैसे चलते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसे हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन में हम लोग चलते रहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग टाइम, डिस्टेंस पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, है ना। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में और टाइम डिस्टेंस में अंतर क्या होता है, पाथ पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे वेलोसिटी पढ़ेंगे और स्पीड पढ़ेंगे और डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक ना, और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, ये दोनों की जो फार्मूले होते हैं लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आता है, इस सब चीज़ का भी हम लोग जिक्र करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, इसी चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी जानेंगे। हालांकि स्केलर और वेक्टर ज़्यादातर से अभी एक चैप्टर आगे आएगा, और जो ये चैप्टर है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिलेटिव मोशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन इसमें भी इंट्रोडक्शन है स्केलर एंड वेक्टर। मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, ये भी अब जानेंगे थोड़ा सा, कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कौन कौन सी वेक्टर होती हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन, जो भी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे तो हम डायमेंशन इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके रहेंगे। तो यानी आगे इसके जितने हमको नए फार्मूले, नए रूल्स मिलते जाएंगे, उन रूल्स में जो है हम लोग उन नियम्स का जो है डायमेंशन निकालते चलेंगे। डायमेंशन आपके लिए समझ लीजिए अब आगे हमेशा काम आएगा, डायमेंशन, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और डायमेंशन जो यूनिट और मेजरमेंट का, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए यूनिट्स और मेजरमेंट में नहीं, जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरी यूनिट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें पोजीशन, पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमको स्पीड वेलोसिटी में अंतर पढ़ना पड़ेगा, क्या अंतर है। एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फिर एक्सीलरेशन के बाद यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, समान गति। जब हम एक समान गति से चलते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी जानकारी किस चैप्टर की, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब अगला जो है मोशन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कोई हमारे पास मान लीजिए यही है, ब्लैक बोर्ड ही है। अब इस पर अगर कोई चीज़ चलेगी ऐसे, तो ऊपर भी जाएगी, हो सकता है ऐसे चले,
देखिए, यानी यहाँ से कह सकते हैं हम लोग लगभग 2D की बात करेंगे इसमें, ठीक है। प्लेन का मतलब उसमें क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा, एक्स और वाई डायमेंशन होंगे, ठीक ना। यानी मोशन इन ए प्लेन में हम लोग एक्स और वाई 2 डायमेंशन की जिक्र करेंगे, यानी 2D के बारे में इसमें बात करेंगे। और देखिए मोशन इन ए प्लेन में क्या क्या पढ़ना है हमको, जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे, और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इसमें, जो ये वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना, इन वेक्टर्स का हम लोग को क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी किस तरह से वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे हम लोग गुणा करते हैं ना, 3 2 = 6, तो उसी तरह से वेक्टर में भी कोई रूल होगा। ऐसा नहीं कि वेक्टर को डायरेक्ट गुणा कर दिया जाएगा, नहीं, वेक्टर अलग फॉर्म में होगा, 2D होगा, मतलब उसमें 2 डायमेंशन होंगे, x + y लिखा होगा, xi + yj कैप, ये 2 डायमेंशनल, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायमेंशन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायमेंशन। तो अगर इस प्रकार के हमारे पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर 2 वेक्टर है तो उसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिर हम पढ़ेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो डिवाइडेशन होता है, यानी डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया होती है, डिवाइडेशन जो होता है वो वेक्टर में नहीं होता है, यानी डिवाइडेशन डज नॉट अकर, ठीक है ना, यानी जो डिवाइडेशन होगा वो नहीं होगा, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, किसका, वेक्टर्स का, स्केलर क्वांटिटीज़ का क्या रूल है, कैसे उन सबको करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद देखिए जो आपका अगला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में जितनी चीज़ें हैं ना, उसमें लगभग 70-80% चीज़ें क्लास 9th की उठा के दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। जैसे लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इसे पढ़ लेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, यानी कोई चीज़ जब एक जगह रख दी जाती है तो वहाँ से हिलती डुलती नहीं है, लेकिन जब हम उसको धक्का देते हैं तब वो हिलती है, ठीक ना। तो जो वो अपनी जगह पे रहती है, केप्ट रहती है, प्लेस्ड रहती है, हिलती डुलती नहीं है, या उसको जब हम धक्का देते हैं तो हटने का विरोध करती है, अपोजिशन करती है, यानी डिस्प्लेस नहीं होना चाहती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होता है, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया का है। फिर इसमें न्यूटन्स का नियम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहला नियम, दूसरा नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फिर न्यूटन को 3 इक्वेशन पढ़ेंगे मोशन का। तो इन सब चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है मोमेंटम। इसी चैप्टर में हमको और पढ़ना है मोमेंटम, हालांकि ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक ना। ये जो मोमेंटम की हम लोग बात करना है, ये लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, आगे चल के मिलेगा, लेकिन अगर हम केवल मोमेंटम बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अगर हमको एंगुलर मोमेंटम की बात करना होगा तो हम उसका नाम लेके बोलेंगे कि हाँ, यहाँ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में पढ़ी जाएंगी, लॉ ऑफ मोशन में। इसी चैप्टर में जो है एक और टॉपिक पढ़ लिया जाएगा, सर्कुलर मोशन। बचपन में हम सभी लोग बदमाशी करते थे, कैसे, एक छोटा सा टुकड़ा होता है ईंट का, चाहे उसको रस्सी बांध कर कैसे नचाते हैं, जो हम नचाते हैं ऐसे ऐसे, तो वो नाचता रहता है हमारे चारों तरफ, भागता नहीं है। ये जो गोल गोल नाचता रहता है ना, जो पार्टिकल पूरा, वो लीनियर, वो सर्कुलर मोशन करता है। अब वो सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, जैसे ही धागा टूटता है पट से जाके किसी को लग जाता है, चोट लग जाती है, वो क्यों उस दिशा में भागता है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों दूसरी तरफ नहीं गया। इन सब सारी चीज़ों के हम लोग डिस्कशन किस में करेंगे, लीनियर मोशन में। इसमें हम लोग लीनियर मोशन में अंतर्गत पढ़ेंगे कौन सा फोर्स लगता है, क्यों वो जो हम लोग नचाते हैं तो पार्टिकल भागता नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जिक्र किस में करेंगे, लीनियर मोशन यानी सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन किस चैप्टर में, किस यूनिट में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला जो आपका चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी आप लोग समझते हैं ना,
एनर्जी क्या, जो कार्य करने की हमारी मतलब टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन पावर वर्क कब होगा, जब एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी इज नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। और इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। ये मास एनर्जी रिलेशन जो है आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, और इन्होंने एक समीकरण दिया था एनर्जी इक्वल टू mc²। कैसे आया, क्यों आया, क्या इसका कारण है, इन्होंने मास एनर्जी रिलेशन में या मास एनर्जी लॉ में क्या बताया था, इन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें हम भी जानते हैं कि वर्क जो है वो एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है और एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी प्रकार की एनर्जी होती है, यानी हम लोग ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, जैसे दो होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को साथ कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो यह मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला भी पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का रूल, इन सब का हम लोग फार्मूला निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे किस प्रकार से आएगा। काइनेटिक एनर्जी का होता है ना 1/2 mv², ठीक है। और इसका जो होता है mg/h, किस प्रकार से आया है, इन सब चीज़ों को हम लोग किस में स्टडी करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, जो नेक्स्ट यूनिट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिलेटिव मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कार है, अब हम उस कार को चला रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास बाइक है और हम उस बाइक को अकेले चलाते जा रहे हैं, तो उस बाइक की हम स्पीड, मोशन, डिस्टेंस, इस वेलोसिटी जिसकी भी बात करेंगे वो हमारा किस में आएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हम लोग कभी कोई घूमने जाए, जैसे दोस्त वगैरह रहते हैं ना, तो एक ही साथ 3-3, 4-4 गाड़ियों से चलने लगते हैं। एक गाड़ी पे 2 लोग, दूसरी गाड़ी 2 लोग, तीसरी। अब वो लोग जब चलते हैं तो एक तरफ पूरा झुंड बना के चलते रहते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं चलते रहते हैं। तो उसमें किसी की स्पीड थोड़ा कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा है, यानी वो एक सिस्टम बना दिए हैं। उसी प्रकार से जब आपस में एक साथ कई पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मिला करके एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर ये अकेला पार्टिकल है तो इसका एक मास होगा जो इसके सेंटर में काम करेगा, ठीक ना, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब अगर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके हमने बड़ा पार्टिकल बना दिया है, तो भैया इसका भी तो कहीं मास होगा ना, कहीं तो मास काम करेगा ना, ज़्यादा होगा। तो इसका भी एक बीच में कहीं मास काम करेगा इधर, तो उसे हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अलावा इस चैप्टर में और देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लेंगे। इसमें हम अगर पढ़ते हैं तो लीनियर वेलोसिटी होती है, हम सीधी रेखा में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी अगर ये रोटेट करेंगे तो इसमें कोई दूसरे एंगल पे होगा, कोई दूसरे एंगल पे होगा, ठीक ना। तो वो जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही पढ़ेंगे तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की वजह से में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम हो गया। और उसके बाद जो है टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस चैप्टर। टॉर्क जैसे जानते हैं ना, हमको कोई चीज़ धकेलना है, पुश करना है, हटाना है तो फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फोर्स लगाते हैं कोई चीज़ डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी चीज़ को हमें रोटेट करना है, घुमाना है, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए हमारे पास हमको घुमाना है, तो ऐसा नहीं बस हम इधर से उठा देंगे, नहीं, इधर तो उठाते हैं तो नीचे से भी बल लगाते हैं। कहने का मतलब हम दोनों तरफ से बल लगाते हैं, यानी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ रोटेट की जाती है ना, वो टॉर्क के माध्यम से की जाती है। यानी किसी को हमें डिस्प्लेस करना है ना, तो हम बस फोर्स लगा देंगे, फोर्स जो है डिस्प्लेस कर देगा। यानी फोर्स जो आता है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, इसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ टॉर्क जो होगा ना, वो बॉडी को रोटेट करेगा, यानी इसमें फोर्स दो होंगे, दोनों की अलग दिशा होगी, दोनों आपस में फोर्स मिल करके टॉर्क का निर्माण करेंगे। क्या इसका फार्मूला होता है, किस प्रकार से बॉडी को रोटेट करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल
ये मैंने पैरेलल का सिंबल लिए, मैं पूरा लिख देता हूँ। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बना करके आर लिख के परपेंडिकुलर थ्योरम्स पढ़ेंगे। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका हम लोग आगे यूजेस पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें किसमें पढ़नी है हमको? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिलेटिव मोशन में। जो हमारी सबसे लास्ट टॉपिक इसमें बचती है पार्ट 1 में फिजिक्स में, वो है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा, चूँकि ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने स्टडी 9th क्लास में किया होगा, उस चीज़ को फिर से हम यहाँ बताएंगे। लेकिन इसमें जो कुछ नियम्स होते हैं, जैसे देखिए केपलर्स लॉ है ना, केपलर्स लॉ हो गया, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। फिर यूनिवर्सल लॉ पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसको किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने दिया था, यानी न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दिया था, उस नियम को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग भी जानेंगे, जैसे कोई चीज़ अर्थ पे है तो उसका वेट कितना है, वो चीज़ मून पे चली जाएगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा। जब हम ऊपर से मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आते हैं, और अर्थ सरफेस के नीचे समुद्र वगैरह में पानी में अंदर जाते हैं तो इस एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए उस चीज़ में जैसे क्या है, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? जैसे कोई चीज़ इतनी स्पीड के साथ ऊपर फेंक दी जाए कि वो गायब हो जाए, वो वापस लौट के आए ही ना, फिर कभी जा करके कहीं गुम हो गई, एस्केप कर गई, विलुप्त हो गई, तो वो जो वेलोसिटी होती है ना, उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या इसका फार्मूला होता है, कितनी इसकी वैल्यू होती है, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के अंतर्गत। एस्केप मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, यानी कोई पार्टिकल हम किसी मशीन या किसी सिस्टम के द्वारा इतनी तीव्र गति से फेंकें उसको कि वो आसमान में जाए तो फिर कभी वापस गिरे ना धरती पे, तो उसको हम बोलेंगे एस्केप कर गई। तो वो जो वेलोसिटी जिस हमने भेजा उसे, वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक ना। और उसके बाद जो है सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और थोड़ा मोड़ा स्टडी होगी, यानी वो अर्थ एंड पोलर सैटेलाइट, पोलर, ठीक, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ सैटेलाइट मतलब कुछ सैटेलाइट जो होती है जो अर्थ सरफेस पे रख के काम करती है, और कुछ सैटेलाइट जो होती है वो अंतरिक्ष में ऊपर रख के काम करती हैं, तो उन सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये अभी जो फिलहाल था ये मतलब बेसिक था, और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है, किस प्रकार से चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज डिस्कशन किए हैं चैप्टर के बारे में। कल जो है अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ बताया उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए या मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर से बताइए, फिर समझिए। मैं 2 बार 3 बार 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 बताऊँगा, आप लोग को नहीं समझ आएगा मैं किसी भी तरह से आपसे संपर्क करके बताऊँगा, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स, हैंड रिटेन नोट भी मैं दूँगा, प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल कराऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा, और हर चैप्टर से अलग अलग NCERT जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको मैं भी आप लोग को उसका आंसर लिख करके PDF भेज दूँगा। यानी सारी चीज़ें आप घर बैठे रहेंगे, आपको सब चीज़ मिलती रहेगी, किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना है। आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि नहीं कमेंट बॉक्स में जाना होगा मेरे व्हाट्सएप पर बताइए कि आज का वीडियो आपका क्लास कैसा लगा है, आपको अच्छा लग रहा है कि क्या कोई कमी रह गई है, कोई दिक्कत है। अगर वो दिक्कत है, कमी है तो हमको बताइए क्या उसमें और सुधार किया जाए। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को सबको बता दीजिए कि सर हमारे क्लास स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लास चलेगा और किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आज समझाया है, व्यवस्थित किया है। मेरे टीम के और भी टीचर्स हैं 2-3 लोग, वो सभी लोगों से मेरा कांटेक्ट धीरे धीरे बन रहा है। 1-2 लोग आने वाले हैं 1-2 दिनों में, और कॉमर्स वगैरह का भी मैं क्लास बाद में फिर 1-8 हफ्ते बाद वो भी हो सकता है शुरू करवा दूँगा, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे, और कल हम लोग का पहला चैप्टर होगा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। जब हम लोग पार्ट 1 में 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर सेकंड या ऐसी देखा जाएगा, जैसे स्थिति आएगी उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग की अनुमति होगी, आप लोग का अगर एग्रीमेंट होगा तो 2-3 चैप्टर इसमें पढ़ करके फिर हम लोग सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे समझ से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग पार्ट 1 को पढ़ें फिर पार्ट 2 को पढ़ें, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, फ्री होकर पढ़ना है,
और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत हो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।